अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपना टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है मल्टी टीम सिस्टम्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरडिपेंडेंट टीम्स दैट शेयर आ सुपर ऑर्डिनेट गोल, अ टीम ऑफ टीम्स। अच्छा, ये एक ऐसी कह लो मल्टी टीम्स सिस्टम जो है, इसमें कलेक्शन होती है टू और मोर टीम्स की, यानी कि दो या दो से ज़्यादा टीम्स की एक कलेक्शन होती है जो कि शेयर कर रहे होते हैं सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कह लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो गोल्स होते हैं ना, उन्हें शेयर कर रहे होते हैं और इन्हें हम टीम्स ऑफ टीम्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में बेसिकली बताया कि जितनी भी अभी तक हमने वर्चुअल टीम्स, फंक्शनल टीम्स वगैरह पढ़ी है ना, वो सारी स्मॉलर और स्टैंड अलोन टीम्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने होते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड में ये कह रहे हैं, एज टास्क बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टीम्स ऑफन ग्रो इन साइज, इंक्रीजेज इन टीम साइज आर अकम्प्लेन्ड बाय हायर कोऑर्डिनेशन डिमांड्स, क्रिएटिंग अ टिपिंग पॉइंट एट विच द एडिशन ऑफ अनदर मेंबर डज नॉट मोर हार्म देन गुड। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जैसे अभी जो हम पिछली टीम्स पढ़ के आए हैं उसमें होता ये था कि जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती थी तो न्यू मेंबर्स जो हैं ऐड करने पड़ते थे, लेकिन ज़्यादातर होता ये था कि जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में आप न्यू मेंबर्स जो हैं ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है उससे चीज़ें ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने एक और न्यू कह लो एक टेक्निक यूज़ की या एक नाम उसको दे दिया, वो है मल्टी टीम सिस्टम्स। इसमें दो या दो से ज़्यादा टीम्स जो हैं फॉर्म कर दी जाती हैं जिनका काम होता है सुपर ऑर्डिनेट गोल, यानी कि एक बहुत ही ख़ास गोल अचीव करना। और इन अदर वर्ड्स मल्टी टीम सिस्टम्स आर आर टीम्स ऑफ टीम्स, यानी कि जो टीम्स की टीम्स है, मीन्स अपर हैंड है इनका एक कि एक तो ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी उसमें है, प्लस कि ये इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो भी कोई एक स्पेसिफिक एक स्पेशल गोल जो है वो अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन का। प्लस ये ज़्यादा इसमें ये नहीं होता कि आप जो है एक ही टीम में जो है साइज़ जो है टीम का बढ़ा दो। आप लोग जो हो, क्योंकि मल्टी टीम्स है तो डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली हैंडल आउट हो जाती है, कम्युनिकेशन वगैरह। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, या आप लोग रीड कर लेना। सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव टीम्स। अब जो न्यू टीम्स हमने क्रिएट करनी है ना, तो इसका एक मॉडल है, मैं आप लोग को मॉडल से ही समझा देती हूँ कि कैसे एक इफ़ेक्टिव टीम जो है बनती है। सबसे पहले आ जाता है एडवोकेट रिसोर्सेज फर्स्ट में, यानी कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं ना उनको आपने बिल्कुल एडवोकेटली यूज़ करना है। मींस कि अगर आपके पास जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी रिसोर्स होते हैं ना, तो आपने उन सबको जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से सही जगह पे सही बंदे को अपॉइंट करना है। दूसरी बात ये की हुई है लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। आपके पास आपकी जो भी जितने भी आपके जो लीडर्स हैं, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जो कि आप किसी को लेड कर सको। मतलब टीम्स होती हैं, उसमें टीम मेंबर्स में जो लीडर्स होते हैं वो होते हैं, तो उनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उन्होंने किस तरह से काम करना है। ठीक है, फिर आ जाता है क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। जाहिर सी बात है, जब आपने टीम में काम करना है ना, तो वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो ट्रस्ट है उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, ट्रस्ट फैक्टर को किस तरह से जो है वो सारी टीम के साथ लेके चलना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टीम की इफेक्टिवनेस में। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। आप जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उनकी इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए, कौन सही काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जो सही कर रहा है उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, जो नहीं कर रहा उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, या जो भी अल्टरनेटिव वे है उससे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर सेकंड है कंपोजिशन। यहाँ पे आ जाएगा एबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी एबिलिटीज़ को देखना चाहिए। अगर किसी की पास जो है वो अगर एक मेंबर है जिसको काम बहुत अच्छे से आता है, जिस भी टास्क का जो भी काम उसे बहुत अच्छे से आता है, उसको वही काम एलोकेट करना चाहिए, ये भी आ जाएगा अभी सेकंड में। फिर आता है पर्सनैलिटी। इस तरह का आपको रखना चाहिए, जो ग्रुप मेंबर्स या जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है उस हिसाब से मतलब डीलिंग आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये बंदा है, इसका एंगर लेवल इतना है, ये बंदा है
कि तो इसका एंगर लेवल जो है बहुत डाउन है, उस हिसाब से जो है चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। इसके बाद आता है एलोकेटिंग रोल्स। इसको हम डिटेल में जो है वो आगे पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रोल्स जो हैं सही तरह से एलोकेट करना। डाइवर्सिटी मीन्स ये होता है कि आपने कितना ज़्यादा जो है वो अपने वर्क फोर्स को और टास्क को आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। मीन्स कि हर एम्प्लॉय को हर चीज़ में जो है वो कुछ ना कुछ काम जो है वो आता है। कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि टीम में कल्चरल डिफरेंसेस को एक पॉजिटिव वे में मतलब लेना चाहिए। किसी पे भी टॉन्ट करना, शाउट करना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिर साइज़ ऑफ टीम्स आ जाता है, वो देख लेना चाहिए कितनी साइज़ मतलब टीम्स का होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। मेंबर प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, किन लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि मेंबर प्रेफरेंसेस ऐसे होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ जितने लोग हैं उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए। फिर आता है प्रोसेस। इसको भी हम पहले इधर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो फैक्टर्स भी मैंने फ़र्स्ट में बताए थे वो थे कॉन्टेक्स्ट, टीम कॉन्टेक्स्ट के, और इसमें से जैसे फ़र्स्ट में इन्होंने कहा हुआ है कि एडवोकेट रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छा यूटिलाइज़ करके ना आपने जो है अपनी टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी कह लो काम है उनको ठीक तरह से, या जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज़ करके ना सही तरह से यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर लीडरशिप, और ये था इसमें यही था कि अगर सारे लोग अगर एक चीज़ पे एग्री नहीं होंगे या एक ही बंदे पे सारा वर्कलोड डाल देंगे तो इस तरह से टीम्स में काम नहीं होता। सबको इक्वली उनकी जॉब पता होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए उनका क्या टास्क है, उन्होंने किस तरह से काम को मैनेज करना है। फिर ट्रस्ट की बात होगी, वही कि ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने जस्ट इन पैराग्राफ्स को रीडिंग देनी है और फिर अगर कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना है। सेकंड वन है टीम कंपोजिशन। इसमें वही बात थी कि जो लोग हैं उनकी हमने जो है एबिलिटीज़ देखनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है उन्हें कुछ टास्क जो हैं असाइन करने चाहिए, क्योंकि एक टीम की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली तो डिपेंड कर रही होती है, प्लस एज अ टीम भी जज हो रहा होता है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे काम अच्छा होगा, ओवरऑल जाहिर सी बात है टीम का काम भी अच्छा हो जाएगा। फिर सेकंड यहाँ पे फैक्टर था पर्सनैलिटी मेंबर्स, यानी कि जो पर्सनैलिटी होगी सारे लोगों की, ये भी बहुत ज़्यादा बेस करता है कि किस तरह से एक इफ़ेक्टिव हो सकती है टीम। जिसकी पर्सनैलिटी मतलब इस तरह की होगी, किसी में कन्विंसिंग पावर होगी, किसी में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें जो है एट दी एंड आपका एक कह लो जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा ही आपका एक आउटपुट जो है, या जो भी और आप जो भी काम कर रहे हो वो भी उसी तरह का होगा। ठीक है, अब ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है ये हम इंशाल्लाह रोल्स है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।